हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे कि रिजर्वेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स बेसिकली किए जा सकते हैं लेक्चर नंबर 2 पर। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि रीसेंट ऐसे कौन से इवेंट्स रहे जो बेसिकली इस रिजर्वेशन रिफॉर्म के टॉपिक को फिर से लाइमलाइट में लाते रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टाइम पे कोर्ट्स का बेसिकली इसमें क्या व्यू रहा है, और लास्ट पार्ट बेसिकली हम डेडिकेट करेंगे कि अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो वो कौन कौन से बेसिकली स्टेप्स हो सकते हैं जिनसे जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो और ज्यादा इफेक्टिव बन सके। हम इस बारे में बिल्कुल नहीं जाएंगे कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए किसके लिए नहीं होना चाहिए, वो हमारे डिस्कशन से बाहर है। हम बात करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या फ्लॉज हैं और इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से वो रीसेंट इवेंट्स रहे जिन्होंने इस डिबेट को फिर से ट्रिगर किया है। अगर हम फरवरी की बात देखें तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली जो अनाउंस किए बेसिकली स्टेट इलेक्शंस तमिलनाडु में, उससे पहले तमिलनाडु की असेंबली ने एक बिल बेसिकली अडॉप्ट किया और जिसमें रफली 10.5% 10.5% रिजर्वेशन उन्होंने बेसिकली प्रपोज किया वेनिकुला क्षत्रियास के लिए। और उन्होंने कहा ये जो 10.5% बेसिकली स्पेशल रिजर्वेशन है इसको लिया जाएगा, कार्व आउट किया जाएगा मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और डी नोटिफाइड बेसिकली कम्युनिटी जिसको डीएनसीज भी कहा जाता है। सेकेंड इवेंट मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 102nd अमेंडमेंट है, 102वां बेसिकली अमेंडमेंट है, वो स्टेट्स को पावर नहीं देता है कि स्टेट्स अपने आप में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिसको एसईबीसीज भी कहा जाता है उनको आइडेंटिफाई कर सकें। और जैसे ही ये बात सेंटर को पता चली तो सेंटर ने अगस्त में 105th बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को बेसिकली फिर से वो पावर दे दी कि वो खुद भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, ऐसी कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें और अपनी खुद की वो लिस्ट बना सकें। इसके अलावा जो तीसरा बेसिकली इंपॉर्टेंट या चौथा इंपॉर्टेंट इवेंट मैं कहूंगा कि अभी इसी बेसिकली एकेडमिक ईयर से जो हमारे मेडिकल कोर्सेज हैं, डेंटल कोर्सेज हैं, ऑल इंडिया एडमिशन जो हैं उनमें ओबीसीज का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का 27% जो रिजर्वेशन है, साथ ही साथ जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या ईडब्ल्यूएस कहा जाता है उसको बेसिकली लागू किया जाएगा। ये सारी जो कवायद है ये मुझे लगता है कि कई सारे जुडिशियल इंटरवेंशंस की, कोर्ट्स के ऑर्डर्स की, साथ ही साथ हमारे लेजिस्लेचर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्कशन, डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये कई सारी चीजें निकलकर आई हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 50% रिजर्वेशन का जो कैप है इसकी क्या स्टोरी रही है और कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको अभी तक ब्रीच किया है। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये बेसिकली किस तरफ पॉइंट करते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था कि कास्ट बेस्ड सेंसस 2021 का जो पॉपुलेशन सेंसस है उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये जो 50% का कैप है कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बेसिकली क्या मायने हैं और अगर कास्ट बेस्ड सेंसस कैरी आउट करवाया जाता है जिसमें एग्जैक्ट बेसिकली आप नंबर्स कैलकुलेट कर पाएंगे डिफरेंट कम्युनिटीज की, तो क्या बेसिकली एक आर्गुमेंट हो सकता है कि इस 50% की जो कैप है इसको रिविजिट किया जाना चाहिए, इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले 10 साल में, जैसा हमने लेक्चर 1 में बेसिकली देखा कि जो हमारी कास्ट एंड कम्युनिटीज हैं उनका भी स्पेसिफिक सेंसस होना चाहिए। और जैसा हमने लेक्चर 1 में बेसिकली डिस्कस किया कि 1931 मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे ब्रिटिश मास्टर्स थे वो हर सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस कैरी आउट करवाते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 1941 में ब्रिटिश ने बेसिकली इसको डिस्कार्ड कर दिया कि इस डेटा की कोई यूटिलिटी नहीं है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस या सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कभी बेसिकली कैरी आउट नहीं किया गया। फिर 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के टाइम पे फिर से ये डिबेट उभरी और उस वक्त की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2011 का जो जनरल पॉपुलेशन सेंसस है उसके साथ सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भी कैरी आउट करवाया जाएगा, और ये कैरी आउट करवाया गया। और उसके बाद 2016 में डेटा को कंपाइल करके इसको पब्लिक किया गया, नीति आयोग को दिया गया कि अब आप इसको एनालाइज करके सब कैटेगराइज करें और क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन होने चाहिए उस पर आप गवर्नमेंट को रेकमेंड करें। लेकिन 2016 की एक्सरसाइज के बाद कोई उसका अभी तक रिजल्ट नहीं निकल के आया है, रिपोर्ट अभी तक बेसिकली नहीं पब्लिक डोमेन में आई है।
सिमिलर एक्सरसाइज कर्नाटक ने 2015 में बेसिकली लॉन्च की, उसका भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला। सिमिलरली तमिलनाडु ने वन मैन बेसिकली कमीशन अपॉइंट किया 2020 दिसंबर में, उसका भी बेसिकली कोई रिजल्ट नहीं निकला। साथ ही साथ बेसिकली अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए रिजल्ट निकल भी आता है तो कितना बेसिकली एक्सेप्टेबल होगा हमारे जनरल मासेस को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, कोर्ट्स को, यह भी एक बहुत बड़ा डिबेट का बेसिकली इशू है। क्योंकि हो सकता है कई लोगों का कहना है, एंड यू कुड बी ऑन एनी साइड ऑफ द आर्गुमेंट, आप दोनों तरफ से आर्ग्यू कर सकते हैं, कई लोगों का कहना है कि इस बेसिकली डेटा के बिना आप इफेक्टिव पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट कर पाएंगे, और कई लोगों का यह भी कहना है कि इस डेटा जो हो सकता है एक्यूरेट ना हो सकता है इस डेटा की वजह से, इस एक्सरसाइज की वजह से जो हमारी सोसाइटी पहले से इतनी डिवाइडेड है, कास्ट के बेसिस पे, सब कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, वो और ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाए, वो और बेसिकली ज्यादा डिवाइडेड हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय हम नए टाइप के, बड़े टाइप के इश्यूज हमारी कंट्री में बेसिकली क्रिएट कर दें। चलिए 50% के डिबेट पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। अगर आप क्लॉज 4 और क्लॉज 5 देखें आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो इनके तहत ही जो हमारा सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, या अगर आप बेसिकली इसको टेक्निकली जो कहेंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो बेसिकली हमारी क्लासेस हैं, इनको बेसिकली रिजर्वेशन दिया गया है। और इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है कि ऐसी बेसिकली क्लासेस जो एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं है सर्विसेज में सेंटर और स्टेट के, उनको बेसिकली आप ये स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं। और जो लैंडमार्क इंदिरा स्वानी केस है 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा कि जो 50% की कैप है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, उसको आप ब्रीच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत एक्सेप्शनल, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं आप रूटीन वे में 50% की जो कैप है या सीलिंग है उसको ब्रीच कर सकें। तमिलनाडु जो स्टेट है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल के रूप में निकल कर आता है, जिसने ये 50% की जो रिजर्वेशन की कैप है इसको बहुत पहले ही ब्रीच कर दिया। इनफैक्ट अगर आप तमिलनाडु की बात देखें तो ये अभी टोटल 69% बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है टू बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, एससीज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बेसिकली एसटीज। तमिलनाडु ने कभी भी इन पॉपुलेशंस का कोई सेंसस कैरी आउट नहीं करवाया गया है। अगर आप तमिलनाडु की सेकंड बैकवर्ड कमीशन बेसिकली देखें तो उसके हिसाब से तमिलनाडु में शायद अगर आप देखें तो बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसीज, डीएनसीज का स्टेट में रफली 67% पॉपुलेशन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ रफ एस्टिमेट्स हैं। इसका मतलब एग्जैक्ट पॉपुलेशन जितनी है उतना एग्जैक्ट परसेंट रिजर्वेशन हो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये एक जनरल अजम्पशन है कि जितनी पॉपुलेशन हो उतना बेसिकली रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वहीं आप इंदिरा स्वानी की बात देखें या फिर आप क्लॉज 4, क्लॉज 5 देखें आर्टिकल 15 का, क्लॉज 4 आप आर्टिकल 16 का देखें, जिसमें साफ कहा है कि अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, अब एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि जितने परसेंट पॉपुलेशन है उतना रिप्रेजेंटेशन हो, या एक कट ऑफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो, ये ऐसा एक एम्बिगुअस एरिया है जिसपे अभी भी ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनली ना ही जुडिशियल वर्डिक्ट के थ्रू कोई बेसिकली क्लैरिटी आ पाई है दोस्तों। सिमिलरली अगर आप 2011 का सेंसस देख लें तो हमारे कंट्री में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो रफली 21.11 बेसिकली परसेंटेज हैं। सिमिलरली जो ईडब्ल्यूएस हैं उसके लिए भी कोई सर्वे नहीं करवाया गया है, लेकिन एक नंबर चूज कर लिया गया है कि 10% बेसिकली उसके लिए कोटा होगा। और अगर आप मराठा केस देख लें मई 2021 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को क्वैश करने से पहले क्लियरली कहा कि जो इंदिरा सोनी केस है 1992 का, बहुत ही सोचा समझा बैलेंस्ड बेसिकली डिसीजन है। और जो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, उस पे बेस्ड है कि आप अगर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन बेसिकली इंप्लीमेंट कर देंगे तो मेरिट को आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वहीं अगर आप बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं देंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो एक्चुअली डिजर्विंग कम्युनिटीज हैं, डिजर्विंग क्लासेस हैं, जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रही हैं, हजारों सालों से डिप्राइव्ड बेसिकली रही हैं, उनको हो सकता है कभी आगे आने का मौका ही ना मिले। तो जो 50% का जो हमने कैप रखा है 1992 में, स्टेट्स को कोशिश करनी चाहिए कि उसको बेसिकली ऑनर करें। साथ ही साथ तो पहली बात तो हो गई कि हो सकता है कि हमको
कास्ट बेस बेसिकली सोशो इकोनॉमिक कास्ट बेस सेंसस जैसे 2011 में कैरी आउट किया गया, 2021 में एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनता जा रहा है कि शायद उसको कैरी आउट करवाना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, आप जानेंगे नहीं कि क्या एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन हमारी सोसाइटी का, तो आप इफेक्टिव पॉलिसी कैसे बना पाएंगे। उसके साथ ही साथ दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से डिराइव्ड कि जब आप उस सेंसस को कैरी आउट करवा लें तो हो सकता है जो ओबीसीज हैं पर्टिकुलरली उसको सब कैटेगराइज करना पड़े। यह पॉसिबिलिटी है कि 27% मान लीजिए आपने रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया, और अगर आप हमारा पुराना लेक्चर देख लें कास्ट बेस्ड सेंसस पे, तो उसमें बहुत क्लियरली कि हो सकता है ओबीसीज में से कुछ पर्टिकुलर क्लासेस या कुछ पर्टिकुलर कास्ट ज्यादातर बेसिकली जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उठा रही हो, और एक बड़ा चंक ओबीसीज का इसका फायदा उठा ही ना पा रहा हो। तो ओबीसीज एक होमोजीनियस ग्रुप तो है नहीं, उसमें भी हो सकता है कुछ ज्यादा अच्छी पोजीशन में हो और कुछ बहुत खराब पोजीशन में हो। तो जब तक आप सब कैटेगराइजेशन नहीं करवाएंगे तो जो खराब पोजीशन है, जिनको वास्तव में सपोर्ट की जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत है, एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, उनको वो सपोर्ट आप कैसे दे पाएंगे दोस्तों। और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उन्होंने 2015 में क्लियरली कहा कि ओबीसीज का सब कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन या क्रीमी लेयर को बेसिकली और ज्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, ये रिजर्वेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करना या रिजर्वेशन पॉलिसी को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना या एंड यूजर तक इसके फायदे पहुंचाना के डायरेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तीसरा, रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया, और इसका पर्पस यही था कि जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसीज की, उसका सब कैटेगराइजेशन के बारे में बेसिकली ये रेकमेंड करें। और उम्मीद है कि अगले 6 से 8 महीने में रोहिणी कमीशन की फाइनल रिकमेंडेशंस हो सकता है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाएं कि ओबीसी को आप इस तरीके से सब कैटेगरीज में बांटिए ताकि ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा जो नीडी कम्युनिटीज हैं, जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, उन तक पहुंच सके दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात देखें बेसिकली क्रीमी लेयर में एक रिफॉर्म लाने की जरूरत है। ठीक, तो आप सेंसस करवाएं, कास्ट बेस्ड सेंसस। उसके अलावा कास्ट बेस्ड सेंसस के अलावा आप सब क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा रोहिणी कमीशन का डिस्कशन, और अब हो जाए कि क्रीमी लेयर जो है, और एक क्रीमी लेयर सितंबर 1993 इंदिरा स्वामी केस में बेसिकली वर्डिक्ट के तहत बनाई गई, और कुछ इसके पैरामीटर्स बेसिकली सेट किए गए, और हर 5 साल में कौन कौन क्रीमी लेयर में इंक्लूडेड होगा, क्या उनका बेसिकली इनकम लेवल होगा, इसका रिवीजन होना चाहिए। लेकिन 93 से लेके अभी मतलब रफली 30 साल में सिर्फ 5 बार इसका रिवीजन हुआ है। तो इसको भी रेगुलरली अपडेट करते रहना होगा। हर 3 साल में जो नॉर्म है कि हर 3 साल में इसका रिवीजन होना चाहिए, उसको फॉलो करना होगा दोस्तों। और इससे इंश्योर हो सकेगा कि जो एफ्लुएंट सेक्शंस हैं, मतलब जिनकी इनकम लेवल अच्छी है, जिनको सपोर्ट की शायद इतनी जरूरत ना हो, उनको क्रीमी लेयर में लाकर रिजर्वेशन से बाहर किया जा सके, और जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, उनको इसमें इंक्लूड किया जा सके। उसके अलावा क्रीमी लेयर का क्या इंप्लीमेंटेशन होगा एससी और एसटी कम्युनिटीज में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अब हियरिंग बेसिकली शुरू कर दी है, जो मुझे लगता है दैट इज अ स्टेप इन द वेरी राइट डायरेक्शन। कि अगर आप एफ्लुएंट हैं, चाहे आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हो, आप शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हो, तो हो सकता है एक लिमिट के बाद आपको रिजर्वेशन सिस्टम से बाहर निकल जाना चाहिए। और जो वास्तव में नीडी है, गरीब है, सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको उसका बेसिकली इंटेंडेड फायदा पहुंचना चाहिए। तो इनकम लिमिट को बेसिकली आप रेगुलरली रिवाइज करें। साथ ही साथ जब इनकम लिमिट को आप देखें तो उसमें जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इकोनॉमी का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर कैसे है, राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इन बेसिकली एलिमेंट्स को भी लेना चाहिए दोस्तों। जो प्रेजेंट लिमिट है ओबीसी के लिए ₹8 लाख पर एनम, इसको भी इंक्रीज करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बन रहा है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए सालाना क्यों ना हो, उस एग्रीकल्चर इनकम को ये जो आपकी इनकम लिमिट है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसके अगेंस्ट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि मान लीजिए कोई इसकी बड़ी फार्म होल्डिंग है और जिसका सालाना टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए है, और वहीं पे कोई सर्विस क्लास व्यक्ति है जिसकी मान लीजिए 8,10,000 रुपए तनख्वाह है, तो 8,10,000 तो क्रीमी लेयर में आ जाएगा, लेकिन जिसकी 10 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर से बेसिकली इनकम है वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। तो कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है टाइप्स ऑफ इनकम में या सोर्सेज ऑफ इनकम के आधार पे क्यों क्रीमी लेयर में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसको भी हो सकता है रीलुक करने की जरूरत हो दोस्तों। और इस वजह से कई पेरेंट्स को, कई कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए अनफेयर है,
और इसको बेसिकली संज्ञान में लेते हुए, इसको कॉग्निजेंस में लेते हुए, तमिलनाडु की जो बीसी, एमबीसी और माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कमिश्नर्स को लिखा है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के कि जब आप ओबीसी सर्टिफिकेट बेसिकली जारी करें तो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को आप इंस्ट्रक्ट करें कि सोर्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम के अलावा आप यह भी देखिए कि किस तरीके से वो इनकम आ रही है। और एग्रीकल्चर से अगर इनकम आ रही है तो उसको आप हमेशा टोटली निग्लेक्ट कर दें, इसके बारे में एक रिविजिट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहूंगा पांचवा, छठा मेजर बेसिकली आप जो रिफॉर्म ला सकते हैं इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम में, कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, चाहे वो ओबीसीज की हो, शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब्स की हो, और ये वैकेंसीज तो हैं लेकिन भरी नहीं जाती हैं। और पार्लियामेंट्री जो कमिटी है उन्होंने भी जनवरी 1, 2016 में कहा है कि अगर आप 78 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स देख लें सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनका रिजर्वेशन हालांकि 27% है ओबीसीज का, लेकिन एक्चुअली जो सीटें भरी हुई हैं उनसे वो सिर्फ 21.57% है। सिमिलर सिचुएशन है ग्रुप ए में और या ग्रुप बी सर्विसेज में। इसका मतलब उनकी वैकेंसीज हैं, उनके लिए आप स्पेशल ड्राइव्स लगा के उन वैकेंसीज को आप बेसिकली फिल करें, ताकि जिनको वो फायदा पहुंचना चाहिए इस अफर्मेटिव एक्शन का, उनको फायदा पहुंचे दोस्तों। और अल्टीमेटली चाहे हमारी कॉमन सिटीजनरी हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, हमारी बेसिकली जुडिशरी हो, सबको एक साथ आके एक सिनर्जाइज तरीके से हमारा जो बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम है या अफर्मेटिव एक्शन सिस्टम है, इसमें सब्सटेंटिव क्वालिटेटिव बेसिकली चेंजेस लानी चाहिए, ताकि सोशल जस्टिस, इंक्लूजन फॉर ऑल, और जो अंडर प्रिविलेज है ओबीसीज में, एससीज, एसटीज में, उनको एक्चुअली रियल में इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 ऑन रिजर्वेशन सिस्टम को कैसे रिफॉर्म करें, हाउ टू रिफॉर्म अवर रिजर्वेशन सिस्टम, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।